हाँ ठीक है. Okay, so my name is Samara Khanzada, and I am basically the rehab clinical psychologist and assistant professor of the FAST University. Everyone knows this university, Computer Engineering University, and the master trainee by the UNITC. And currently, I'm SSUP की a member हूँ, and then I'm ex-employee of the anti-narcotic force, where I was hired by the UNODC उनके प्रोजेक्ट के लिए, एंड MPhil एंड PhD इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. तो मेरा ड्रग से मैं बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हूँ, ड्रग करने में नहीं, ड्रग छुड़वाने में, इसकी प्रिवेंशन में. सो मैंने 9 साल स्टूडेंट्स को काउंसिल एंड इन चीज़ों में बहुत काम किया है, और मुझे बहुत शौक है. तो मैं चाहूंगी बाकी लोग अपना इंट्रोडक्शन करवाएं. Okay, ma'am, can I do that? जी सर प्लीज. जी, मेरा नाम डॉक्टर आमिर मिर्जा है समरा. मैं आप मेरे साथ फेसबुक पे भी हैं. माशाल्लाह वेरी इम्प्रेसिव CV you have. मैं I run after my सर्विस इन पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट, जिसमें मेरे 15 साल से डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियर साइंसेस सर गंगाराम हॉस्पिटल में गुजरे. आखिरी 9 साल मेरे जो है वो सर्विस हॉस्पिटल में. एंड देन सिंस मार्च आई एम रनिंग माय ओन रिहैब व्हिच टेक्स केयर ऑफ ओनली दोज क्लाइंट्स. मैं पेशेंट का वर्ड नहीं यूज करता, उनके लिए क्लाइंट का, जो कि विलिंगली आते हैं. और मैं इंटेंसिव आउट पेशेंट भी और ब्रीफ इंटरवेंशन भी, आई गिव अ चांस टू एवरीबॉडी. बट रिहैब पूरा जो है इस वक्त जो है वो मेरी मैक्सिमम है ही 10 की, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आप भैंस की बकरियों की तरह बंद कर सकते हैं. तो आई एम ऑलवेज कीन टू लर्न. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग फ्रॉम यू. Anyone else? Assalamu alaikum. My name is Iza Mahmood. I'm a clinical. My name is Iza Mahmood. I'm a clinical psychologist doing MS in clinical psychology from Rifa University. Second last semester. Rather than I'm interested in drug addiction and treatment of drug addict clients. और मेरी थोड़ी सी इसमें जो है ना वो वर्किंग रही है एज अ इंटर्न. थैंक यू. थैंक यू. महजबीन है हमारे साथ. महजबीन, आप इंट्रोड्यूस करवा दो. देन वी हैव इमरान. इमरान, अगर आप भी काइंडली इंट्रोड्यूस करवा दो. जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम इमरान हुसैन है और मैंने भी रिसेंटली MSc की है लीड्स यूनिवर्सिटी से. तो आगे MS के लिए अप्लाई किया हुआ मैंने. होपफुली UCP या रिफ्ता में, जहाँ पे भी मेरी MSc होती है. और मैंने पैक से डिप्लोमा किया 1 ईयर का CBT का, और 3 माह इंटर्नशिप भी किया मेयो में. और आदिल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट, मतलब किसी के साथ बैठ के मैं उसको देख रहा होता हूँ, पेशेंट अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस चीज़ की. और इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया ताकि ये मेरे लिए थोड़ा सा न्यू है, ख़ास तौर पे एडिक्शन की जो चीज़ें हैं, तो उस पर मेरी अभी वो ग्रिप नहीं है. तो ये मैं आप लोगों से सीखने के लिए यहाँ पे आया हूँ. इंशाल्लाह इट वुड बी अ लर्निंग एंड फन टू. ओके, थैंक यू. मिस सुमेरा, हम स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी लोग आ रहे हैं. हाँ जी. ओके. अच्छा, मैं स्टार्ट करती हूँ. मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं काफ़ी बड़ी हूँ, और मैंने 2000 में शुरू किया था. BMDCP के बाद आई ज्वाइन द 23 साल हो गए मेरी एक्सपीरियंस को. तो आप ये देख लें, माशाल्लाह मेरे कॉलेज में एक बच्चा भी है. तो मैं बताना ही चाह रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में बहुत है, और फिर भी मैं लर्नर हूँ, और फिर भी मैं सीख रही हूँ. तो अभी मैं सीखूंगी आपसे, अभी मैं आपसे सीखूंगी, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा फोरम बने. ये मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ नॉलेज और इस तरह के एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत कम है. बाहर बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव एक्टिविटी होती है, यहाँ नहीं होती है. अच्छा, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारा हो गया. गोल
आपको पता है कि प्रिवेंशन पे हमने बात करनी है थ्रू आउट। जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो जितने भी एजेंट्स हैं, बेसिकली हमें उन पे काम करना होता है। एजेंट्स यही हैं, हमारे सोशल एजेंट्स, हमारी फैमिली है, हमारा स्कूल है, बच्चे हैं, जहाँ जहाँ बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो सब सोशल एजेंट्स हैं। तो हमें इन सब पे एक एक चेक रखना होता है। दिस इज द प्रिवेंशन, कि जहाँ पे चेक रखा जा सकता है हम वहाँ पे किस तरह से चेक रख सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली। सो सॉरी, इट्स अ लिंक विद हेल्थ एंड इनकम राइजिंग नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, बच्चे एजुकेशन के बजाय अपनी हेल्थ के बजाय इन कामों में लग जाएंगे। टीनेज इसमें बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैंने यूनिवर्सिटी में 9 साल पढ़ाया और 9 साल पढ़ाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे के अंदर टेंडेंसी है, हर बच्चा एकेडमिक स्ट्रेस की वजह से पिल्स उसको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी जाती कि आप इसके इम्यून हो जाएंगे, एडिक्ट हो जाएंगे। यहाँ से एडिक्शन स्टार्ट होती है। ऑलमोस्ट तमाम गर्ल्स पिल्स खाती हैं, मुख्तलिफ किस्म की साइकोएक्टिव ड्रग्स और रिलैक्सेंट खाती हैं। सॉरी मेरा आई एम सो सॉरी। यहाँ का वेदर कराची का पता नहीं, आप कराची का पता हो, बहुत अजीब वेदर हो रहा है यहाँ का। तो मुझे मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। बिल्कुल आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। अच्छा, तो इस तरह से मैंने जिस तरह से मैं इसको ना बड़ा नेचुरल और बड़ा इस तरह का लेना चाहती हूँ पाकिस्तान में, कि कोई ऐसा प्लान हो जो इन बच्चों को किस तरह से रोका जाए। वो बच्चे जब मेरे पास आते हैं उनके ब्रेकअप्स हो रहे हैं, नशा करने लग गए, स्टडी। मैंने वहाँ पे 500 इकरा एंड फास्ट यूनिवर्सिटी के 500 का डेटा लेके और उस पर एक क्वेश्चन बना के मैंने एक रिसर्च की थी कि किस तरह की प्रिवेंशन होनी चाहिए। तो एकेडमिक स्ट्रेस की वजह से यहाँ पे सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब एजुकेशन सिस्टम भी आ गया। तो एडिक्शन वेरी कॉम्प्लेक्स इज एटीट्यूड। हम समझते हैं एडिक्शन एक मेरे अपने बच्चे भी कहते हैं नशा क्या है, मैं कहती हूँ ये एक ऐसी बीमारी है जो एक दफा आपको लग गई आप जिंदगी भर के लिए एडिक्ट हो जाएंगे। ये क्यूरियोसिटी या मजे के लिए नहीं होती। तो एडिक्शन का कॉम्प्लेक्स कि आप उसको बार बार आप फिक्सेट हो गए, जैसे कि आपको इश्क हो गया है, बार बार उसका दिमाग में बार बार रोटेट हो रहा है, जहन आ रहा है और फिर कंपल्जन। तो वही एक इश्क है जो आपको नशे से हो जाता है और इससे निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फिर पूरी जिंदगी आपको इससे एक फाइट और फिर रिलैप्स, रबर बैंड की तरह खुद को खींच के रखेंगे, फिर आप रिलैप्स होंगे, देन ये चीजें चलती रहेंगी टिल योर डेथ। कितने हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। संजय दत्त है, अभी तक नहीं निकल सका, इतना मेच्योर हो गए। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो सब्सटेंस प्रिवेंशन की, वो लोगों की हेल्प करना है, पर्टिकुलरली यंग ग्रुप को, कि वो बच्चे जो जिनमें पोटेंशियल है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी के लिए एक यूजफुल मेंबर बन सकते हैं। वो जब इस काम में लग जाते हैं तो किस तरीके से वो घर वालों के लिए क्या, हम सबके लिए ही एक चैलेंज है। अडोलेसेंट पे काम करना बहुत जरूरी है, बट रादर देन यंग एंड वो लोग जो कि एडिक्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनको तो हमने सिर्फ मैनेजमेंट ही बतानी है। लेकिन मैं प्रिवेंशन की तरफ ज्यादा, मैं किसी भी प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले उस पे काम करने को तरजीह देती हूँ। तो अडोलेसेंट मेरा टारगेट ग्रुप है, स्टूडेंट्स, और मैं समझती हूँ कि उनके ऊपर काम करना चाहिए, उनको उनके लिए अच्छे रोल मॉडल होने चाहिए। उनको उनका उनको समझ नहीं आ रहा होता, वो देखते हैं मीडिया में कि कोई बहुत चिल है, इज अ चिल। जैसे आपने अब वेब चली हुई है और इसी तरह से आपने देखा होगा शीशा चला था, शीशा एक स्टेटस सिंबल बन गया था। तो ये बच्चे एक दूसरे को दिखाने के लिए कि मैं आई एम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, स्टाइल, ये यहाँ से ये रोल शुरू होता है, एक अडल्ट स्ट्रॉन्ग रोल में आई एम गोइंग टू बी अ मैन, अ जेंटलमैन, ये यहाँ से शुरू होता है। तो एक इट्स आल्सो अ टाइम व्हेन द सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा होता है एडोलेसेंट में। तो इसलिए इनको एक स्ट्रॉन्ग किस्म की एक बैक चाहिए होती है, क्योंकि ये पोअरली रीजन कर रहे होते हैं,
बहुत जल्दी इम्प्रेस हो रहे होते हैं, हार्म रिडक्शन की टेंडेंसी में कम होती है. सो इट इज आल्सो प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द लर्निंग एंड कॉग्निटिव एंड इमोशन स्किल. बहुत स्पीड में इमोशनल एंड कॉग्निटिव स्किल सीख रहे होते हैं. तो ये हमारे लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी है कि इस एज में कॉग्निटिव एंड इमोशन स्किल अगर डेवलप कर दी जाए तो वो भी डेवलप हो जाती है. इसका मतलब है कि ये बच्चे हम खुद इनको लूज करते हैं. इन बच्चों को वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड ही नहीं किया जाता, वो अवेयरनेस प्रोग्राम यही नहीं जाते. तो जो भी स्किल जो कि दैट हेल्प द नेविगेट इन डिफिकल्ट चैलेंजेस, जो कि इनको चैलेंजेस आ रहे होते हैं, उनको किस तरीके से हैंडल करना है, सॉफ्ट स्किल बेस्ट सोल्यूशन है कि आप अर्ली एज में इन बच्चों को सॉफ्ट स्किल सिखाएं. जिस तरह से हम और चीजें सिखा रहे होते हैं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए, पेरेंट्स को सिखाया जाए कि वो बच्चों को सिर्फ नसीहतें, एडवाइजेज एंड रिलीजन और सही गलत एक सिस्टम के तहत बता रहे होते हैं. मैं चाहती हूँ कि एक नॉन ट्रेडिशनल वे में इन बच्चों को बताया जाए, इनको एक इस तरीके से सिखाया जाए कि ये इनके अंदर डेवलप हो चीजें. पेरेंट्स बहुत बड़ा एक सोर्स है, हमें उनको ट्रेंड करने की जरूरत है. पेयर्स का बहुत इन्फ्लुएंस होता है. पेयर्स एक दूसरे को कि आप कूल नहीं लग रहे, आप पावरफुल नहीं हो, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और फिर इस तरह की चीजों में पड़ जाते हैं. तो पेयर्स पे बहुत केयरफुली एक नजर रखना जरूरी है कि किसको दोस्त बना रहे हैं, किस किस्म के इनके दोस्त हैं. सो पेरेंट्स स्टिल हैव एन इन्फ्लुएंस. प्रो सोशल लर्निंग भी सिखानी चाहिए, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, सही और गलत को डिस्क्रिमिनेट करना. अच्छा, मॉनिटरिंग द फ्री टाइम एंड द फ्रेंडशिप पैटर्न. आई डोंट नो कि मैं जिनसे बात कर रही हूँ उसमें कितने लोग पेरेंट्स हैं. एनीबॉडी I इज am. पेरेंट? I am. ओके, यस. तो आप उनकी जो मॉनिटरिंग है फ्री टाइम की और उनके जो फ्रेंडशिप पैटर्न्स हैं, आपने कभी उनको देखा? जी, देखा देखा. आप कर लें बात. आई एम फुली एग्रीइंग विद व्हाट यू आर सेइंग. ओके, बाद में डिस्कस करेंगे. फ्रेंडशिप पैटर्न का मतलब है कि बच्चा अब किस किस्म के दोस्त कंटिन्यू बना रहा है. कि फ्री टाइम मॉनिटर करना, मेरा ख्याल है कि हम आपस में इतना तो जानते हैं ये सारे. तो डिसफंक्शनल फैमिलीज वो फैमिलीज जो कि डिसफंक्शनल होती हैं, जब आप अपने बच्चे को बाहर निकाल दोगे तो वो डेफिनेटली पेयर्स पे डिपेंड करेगा. जो चीज उसे घर से नहीं मिलेगी वो बाहर जाएगा. तो पेरेंट्स को यहाँ पे अपना पेरेंटिंग स्टाइल और स्किल्स इंप्रूव करने की बहुत शदीद जरूरत है. इमोशनल स्किल्स सीखी जा सकती हैं, सिखाई जा सकती हैं. रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करने, पेरेंट्स की बाकायदा वर्कशॉप करके उनको बताया जा सकता है. यहाँ पे पेरेंट्स हमारा मेन फोकस है. सो कंट्रोलिंग द एंगर, एग्रेसिव फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करना है, खुद पेरेंट्स को अपने एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है. तो सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम जो है ना वो अब इमोशनल और बिहेवियर सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम, मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम का पता ही नहीं होता. सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम का मतलब है जो साइकोलॉजी के हैं स्टूडेंट. यस, few of you are the psychology student. Tell me what is the self regulatory system? Excuse me, who told me that he's a master in psychology? Imran, I think, and Isa. Yeah, what Maria. is the self regulation? जैसे मैं हूं इमरान. एक्चुअली सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम में वो चीजें आती हैं कि आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो, अपने थॉट्स, अपना जो आपकी फीलिंग्स और जो बिहेवियर्स है ना, आप उसको कैसे लेके चलते हो, उसमें ये चीजें कवर होती हैं. Okay, simple answer. Your intrapsychic understanding. ठीक है ना, आपकी एक तो एक्स्ट्रा साइकिक एक्सटर्नल होती है. मैम आई थिंक ठीक है ना, इसमें how to control and how to manage our emotions, our feelings and our मतलब aggressive behaviors. आप अपने आप को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं और आप yes, किसी yes. के भी रिस्पॉन्स में किस तरह से एक्ट कर रहे हैं. these are all the self regulation. Basically I think so that these are things are involved in this. यस, जिस तरह से हमारे
इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं, दीज आर द इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप। योर इंट्रापर्सनल, आपके अंदर की जितनी भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी हैं, ईगो, सुपर ईगो, आप उन सबके किस तरह से मैनेज करते हैं, दिस इज द गुड आंसर। यस, सो साइकोलॉजिकल एंड पर्सनालिटी कॉजेज, देयर इज अ लिस्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ट्रेड्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकते हैं, I'm क्यूरियोसिटी, sorry to रिवेंज। interrupt you, ma'am. I have a question from here before starting the disorders. आपने बात की कि हमें एक मॉडल रखना चाहिए बच्चों के लिए ना, लेकिन हम देखते हैं कि जो डिसऑर्गेनाइज फैमिलीज हैं या मोस्ट ऑफ द फादर्स हैं वो स्मोकिंग ले रहे होते हैं, तो हाउ टू चेंज द परसेप्शन ऑफ चाइल्ड। मतलब एक बच्चे के लिए सबसे पहला आई थिंक एक बॉय के लिए तो उसका मॉडल उसका फादर ही होता है, और गर्ल्स के लिए भी मोस्टली होता है, लेकिन बॉयज में उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं, ही ऑब्जर्व कि अगर मेरे फादर को स्ट्रेस आ रहा है या उनको कोई भी मतलब घर में कोई भी मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो क्या यूज कर रहे हैं, वो एट अ टाइम सिगरेट दे रहे हैं, और वो वहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है कि मे बी इट इज अ रिलैक्सिंग थिंग, ये एक ऐसी चीज है जो मुझे रिलैक्स कर देगी। बट ऐसे ही है। आप पेरेंट्स में फादर को इतना तो गाइड कर सकते हैं कि भाई आप बच्चों के सामने ना लें या इस तरह से, लेकिन एक टाइम आता है कि चाइल्ड मस्ट बी ऑब्जर्व एंड लर्न कि ये चीज जो है ना ये रिलैक्सेंट है। तो मेरे ख्याल में मतलब आई वांट टू क्वेश्चन फ्रॉम हियर कि ऐसे जो पेरेंट्स हैं या वो बच्चे जिनके फादर ऑलरेडी इन्वॉल्व है इस चीज में, तो हम उन बच्चों की काउंसलिंग या उन पेरेंट्स की काउंसलिंग में या उनको किस तरह से गाइड करें कि मतलब ये चीज बच्चे में डेवलप ना हो सके। यस, तो हम अभी स्टार्ट किए, हम आगे जब इसको कंक्लूड करेंगे तो देन डेफिनेटली वी विल मेक द इम्प्लीमेंटिंग प्लान ना। ठीक है, तो मैं बिल्कुल इसका आंसर आपको दूंगी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये एक वीक ईगो, ये जो हम इंट्रा साइकिक की बात कर रहे हैं, रेगुलेटरी सिस्टम ही सब कुछ आ जाता है इसमें। ठीक है, बहुत से लोग तो दूसरों को देख के लर्न करते हैं, मगर ज्यादातर आपकी अपने अंदर इस तरह की कोई वीकनेस होती है जो फैमिली से आती है, तो आप उससे कॉप करने के लिए एक अनहेल्दी वे, एडिक्शन इज अनहेल्दी वे, तो इस तरह से आप निग्लेक्ट करते हैं अपने कोर वैल्यूज को। अपनी फैमिली में उस तरह से वैल्यूज डेवलप नहीं की जाती। फैमिलीज डेफिनेटली, जो आपने बात की, मैं भी वही बात कर रही हूँ कि फैमिली में ऐसा डिसफंक्शनल सिस्टम होता है या नेगेटिव रोल मॉडल होता है, तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। ओके, मैं इसको स्किप कर देती हूँ। सो ये देखिए, वन मेंबर सिक रोल जो आपने बात की कि अगर फादर ही रोल मॉडल खराब है, तो वन मेंबर सिक रोल वही, अगर फादर रोल मॉडल भी है और वो सिगरेट भी निकाल रहा है और या फिर मे बी कि वो अल्कोहल भी यूज कर रहा है, तो ये सारी चीजें डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगी। फैमिली में डिवोर्स है, सेपरेशन है, इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब चीजें। तो ये हम इसको इन्वायरमेंट में, हम इसको मैक्रो में लेंगे, यानी वो सारी सोशल सोर्सेज सोसाइटी के अंदर मौजूद है, वो रीजन बनती हैं। इन सब के ऊपर एक चेक रखना, प्रिवेंट करना, या एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट करने की सख्त जरूरत है। और हम मैक्रो लेवल पे हम इतना ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ सप्लायर्स है, मार्केट है, एडवर्टीजमेंट है, और वो जिस तरह से मीडिया के थ्रू और कोई कैंपेन हम चला सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की मतलब मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में ये सारी चीजें आ जाती हैं जो कि हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। फैमिली है, पेयर्स हैं, स्कूल है, या मीडिया है, जो भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है। एंड देन पॉलिसी मेकर्स को हम इस तरह से टच कर सकते हैं कि हम एजुकेशन एंड स्कूल की जब बात करते हैं, तो फिर हम पॉलिसी मेकर्स में वो जरा हाई लेवल के लोग आ जाते हैं। हम उनको अप्रोच कर सकते हैं कि वो इस तरह के सिलेबस को रखें, इस तरह के लेक्चर्स को, या इस तरह की प्रोग्रामिंग स्कूल में हो कि सोसाइटीज बनाई जाए, और इस तरह से वहाँ पे जीरो क्रेडिट आवर कोर्स ऑफर किया जाए, या ऑफन ऑन सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स, इस तरह की चीजें, ये सब करिकुलम में होना चाहिए। ये सब उनका पार्ट होना चाहिए। मतलब एचईसी को भी चाहिए कि वो इस चीज को मैंडेटरी करे। तो हम इस तरह से पॉलिसी मेकर्स को इनको अप्रोच कर सकते हैं। हम मार्केट में जाके हम उन सब एडवर्टाइजमेंट्स, इन सबको हम अप्रोच कर सकते हैं, और करते हैं लोग। आपने देखा है पहले स्मोकिंग की एड आती थी, अब नहीं आती है, अल्कोहल पे भी नीचे लिखा आता है
लाइक अल्कोहल किल। तो इस तरह से छोटी छोटी मैसेजेस हम अप्रोच कर सकते हैं पॉलिसी मेकर्स को या हाई लेवल पे। तो अब अगर हम अपने लेवल पे बात करते हैं, फैमिली, स्कूल, एनवायरनमेंट, मीडिया एंड वर्क प्लेस, ये बहुत बड़े सोर्स हैं। और यहाँ से सबसे ज्यादा यहाँ से प्रॉब्लम आती है सोशल एडजस्टमेंट से। यहाँ से हमें इमोशनल सपोर्ट मिल रही होती है, सोशलाइजेशन सीख रहे होते हैं। सोशलाइजेशन हमारा एटीट्यूड बनाती है, हमारे वैल्यूज यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ से एक फैमिली का जो रोल है सोशलाइजेशन में किसी भी यूथ का, वो इसको बहुत बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि incorporating the attitude, values, beliefs, and developing the social competence, adapting the social behavior, ये सारी चीजें। नशा क्या है, एडिक्शन क्या है? एडिक्शन इज एटीट्यूड, आपका एक बिहेवियर है, ठीक है? दिस इज योर बिहेवियर, एक्शन, बट द एटीट्यूड इज योर रिएक्शन। एटीट्यूड एक्शन नहीं होता, बिहेवियर नहीं, इट्स योर रिएक्शन। मैं समझती हूँ कि सिगरेट पीने से मुझे कोई नुकसान नहीं है, मुझे बहुत सुकून मिलेगा, तो ये मेरा एटीट्यूड है, ठीक है? ये मैं सोच रही हूँ, समझती हूँ, मेरा बिलीव है, या मैंने ऐसा देखा है, तो मैं इसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखती हूँ, तो डेफिनेटली मैं इसको अडॉप्ट करूंगी। अगर मेरा इसके लिए एटीट्यूड नेगेटिव है कि नहीं ये हार्मफुल है और मुझे इसके बारे में अवेयरनेस है, मुझे इसके बारे में पहले से एजुकेट कर दिया गया कि नहीं ये रिलैक्स नहीं करता, इन द एंड ये आपकी हेल्थ को खराब करेगा, तो मेरा एटीट्यूड इसके लिए नेगेटिव होगा। जब मेरा एटीट्यूड इसके लिए नेगेटिव होगा तो मैं इसको अडॉप्ट नहीं करूंगी, ये बिहेवियर नहीं बनेगा, ये एक्शन नहीं बनेगा। तो हमारा एटीट्यूड ही अल्टीमेटली हमारा बिहेवियर बनता है। तो इसलिए एटीट्यूड पे काम करना, हम बिहेवियर चेंज करने में नहीं रोक है, इसको इस्तेमाल नहीं, दिस इज, ये बात याद रखें। एटीट्यूड चेंज कर दिया तो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ये उससे कनेक्टेड है। एंड डेफिनेटली वैल्यूज, आपकी बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज, आपकी क्या वैल्यूज हैं, क्या प्रायोरिटीज हैं, वैल्यूज से तो पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। अगर आपकी वैल्यू ये है कि आप एक हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं, अच्छी डिग्री हासिल करना चाहते हैं, या एक फैमिली बनाना चाहते हैं, अगर आपकी ये वैल्यू है तो आप छोड़ देंगे, फिर कोई भी नशे की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन सिस्टम ही अगर कॉन्फ्लिक्टिंग है और वो अपने वैल्यू सिस्टम को क्लियरफाई नहीं कर सकता, तो वो डेफिनेटली एडिक्शन क्या बहुत सी चीजों की तरफ जाएगा। तो डोमेन्स जो है सोशलाइजेशन के, मतलब हमें जो फैमिली से मिलते हैं, प्रोटेक्शन, गाइडलाइन एंड कंट्रोल एंड ग्रुप। प्रोटेक्शन में हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट, और ये सारी एम्पैथी एंड हग एंड लव जो बच्चे को मिलता है। एंड गाइडलाइन में इमोशनल एंड कॉग्निटिवली एनालिसिस करना, चीजों को एनालिटिकल अप्रोच और इमोशंस को एनालिसिस करना, उनको फील करना, उनको मीनिंग देना, नाम देना। इमोशंस को नाम देना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे इमोशंस को मीनिंग एंड नाम नहीं दिया जाता। मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है, हम कभी भी ये नहीं समझते कि वो मुझे क्यों अच्छा लगता है। हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसके अंदर अच्छी क्वालिटी है, हम कभी ये नहीं कहते। तो हम इमोशंस को भी कंफ्यूज करते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड मॉनिटरिंग, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क फॉर एनी फैमिली के मॉनिटरिंग एंड डिसिप्लिन, ये बहुत जरूरी है। ग्रुप में वही फैमिली एंड रूटीन एंड मॉडलिंग, और जो रिचुअल्स होते हैं हमारी फैमिलीज के, फैमिली एक्टिविटीज होती है, रिचुअल्स होते हैं, साथ खाना खाना है, इस तरह से करना है, वो सारे मैनर्स, वो सारी रूटीन, ये इतना डिसिप्लिन पैदा करती हैं। आप में से मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं, जो मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो 4 पॉइंट हैं, इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए कौन सा है? मैम मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा है गाइडलाइन एंड फैमिली। जब गैदरिंग होती है, आप इकट्ठे बैठते हैं और कम्युनिकेशन होती है, दैट इज़ अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जिसमें आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने को मिलती है और उनसे चीज़ें लर्न करने को आपको मिलती हैं। यू नो अबाउट व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग, कहाँ पे आपको गाइडलाइन चाहिए। मेरे ख्याल में family gathering is the basic strong part for any child or learning or self-esteem के लिए, that is a very good thing. Yes. Anyone else?
मैम मैं बिल्कुल इस चीज से जो सी वो एग्री कर रही हूँ कि फैमिली के साथ ही, लेकिन मॉनिटरिंग भी एक अहम पार्ट है Yes. इस सारी सिचुएशन में, Mm. तो एक ये चीज भी है। Anyways, सबके अपने इक्वली इम्पोर्टेंट है ये फोर्थ कॉर्नर है एक तरह से, लेकिन मैं डिसिप्लिन एंड मॉनिटरिंग को बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ। डिसिप्लिन एंड मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। बीइंग अ पेरेंट मैं ये बात कर रही हूँ, मैं चारों ही डोमेन में काम कर चुकी हूँ। मैं खुद भी मतलब स्टूडेंट बच्ची एक फेज गुजार चुकी है, और उसके बाद से मैं पेरेंट भी हूँ। और 3 क्रिटिकल एज, एक मेरा बेटा 6 साल का, एक 13 साल का, और एक माशाल्लाह से 17 का हो जाएगा, 16 प्लस कॉलेज गोइंग है। तो ये 3 एज के बच्चे हैं मेरे पास। फिर मेरे पास स्टूडेंट हैं, मेरे पास थाउजेंड्स स्टूडेंट थे। 9 साल मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। फिर मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी हूँ। तो 4 एरिया है मेरे पास। मैं इन चारों एरिया में एक एज के बाद मैं इस पॉइंट पर आई हूँ कि कंट्रोलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। कंट्रोल, प्रोटेक्शन तो मिल ही जाती है ना, भी जिनको प्रोटेक्शन मिले वो भी कुछ ना कुछ बन जाते हैं। यतीम खाने में भी बच्चे पल जाते हैं, उनको कोई गाइड भी नहीं कर रहा होता। बट द कंट्रोलिंग, डिसिप्लिन एंड मैनेजिंग, इट इज डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। ये मेरा कहना है, आई डोंट नो। ठीक है, अच्छा चलिए। फैमिली और जो पेरेंट्स हैं हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। ज्यादातर जब फैमिलीज हमारे पास आती हैं या आपके पास आएंगी तो वो इसी कंप्लेंट के साथ आएंगी। जब भी वो रेफर की जाएंगी तो ऑब्जर्व द मेंटल हेल्थ बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्ड का मेंटल स्टेट एंड इमोशन स्टेट सबसे पहले देखने की कोशिश कीजिए कि चाइल्ड इमोशनली तो डिस्टर्ब नहीं है। सिर्फ उसको काउंसल कर देना कि आप ये करें, आप ये नहीं, आप उसके इमोशनल स्टेट को तो देखें। आप ये देखें कि वो इमोशनली कितना डिस्टर्ब है। पेरेंट्स तो स्ट्रेस में नहीं है। अगर पेरेंट्स स्ट्रेस में है तो फिर डेफिनेटली बच्चा एडिक्शन की तरफ जाएगा। अगर मैरिटल प्रॉब्लम है तो वो भी बच्चे में ट्रांसफर हुई होगी। तो इसी तरह से पेरेंटिंग स्टाइल और ये घर का एनवायरनमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेशनल्स एंड जितने भी पेरेंट्स हैं, फैमिलीज हैं, इन सब का आपस में बैठ के बात करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना, ये कैसा शेयर्ड एक्सपीरियंस एंड शेयर द गोल। इन पार्ट द पेरेंट्स एंड फैमिलीज को इम्पावर किए बगैर आप अगर ये समझते हैं कि किसी बच्चे को एडिक्शन से प्रिवेंट कर देंगे, उसे रोक देंगे, नहीं हो सकता। पेरेंट्स अल्टीमेट आपको पेरेंट्स को काउंसिल करना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनको सिखानी ही पड़ेगी। उनको सेल्फ सफिशिएंट करना ही पड़ेगा। ज्यादातर पेरेंट्स के अंदर प्रॉब्लम होती है जो वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं अपने बच्चों में। डर डर खौफ और अजीब कॉम्प्लेक्सेस जो वो बच्चे सीख जाते हैं। तो द फैमिली थेरेपी एक पूरा प्रोग्राम है इंशाल्लाह। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो मैं डेफिनेटली मजीद वर्कशॉप सब करने के लिए तैयार हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, सो स्कूल बेस्ड प्रिवेंशन पे मैं हम इस पे बात भी कर चुके हैं, और इसके मेन पॉइंट यही है कि स्कूल बेस्ड सब्सटेंस प्रिवेंशन प्रोग्राम होना चाहिए पूरा। स्कूल्स की पॉलिसीज होनी चाहिए एंड स्कूल्स का क्लाइमेट एंड करिकुलम होना चाहिए। यहाँ पे दोनों को हमने अप्रोच करना है। एक तो हमने स्कूल की जो भी वहाँ की जो फैकल्टी है उनको भी काउंसलिंग आनी चाहिए। फिर वहाँ पे स्टूडेंट सोसाइटी होनी चाहिए, वहाँ पे काउंसलिंग सोसाइटी होनी चाहिए। मैं जब फर्स्ट यूनिवर्सिटी में गई थी तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं था, तो मैंने वहाँ पे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में खुद मैंने वहाँ का जो सिलेबस था वो डिजाइन किया, और मैंने उसमें सारी सॉफ्ट स्किल और ऐसी चीजें जो कि मुझे लगता था कि मुझे मौका मिला है तो मैं एडिक्शन और डिफरेंट किस्म के एंगर मैनेजमेंट ये सारी चीजें। फिर मैंने वहाँ पे सोसाइटी, स्टूडेंट सोसाइटी बनाई और मोर देन 3000 स्टूडेंट्स इसमें इंक्लूड हुए। और फिर वो आगे मजीद फ्रेशीज जो आते थे उनको काउंसिल करते थे। एक पूरी यूनिवर्सिटी का कल्चर बन गया। हर बच्चा अपने आप को काउंसलर समझ रहा है। उनका वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल काउंसलिंग वाला स्टाइल बन गया। आप मेरी यूट्यूब देखिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल है समारा खानसादा के नाम से, और उसमें आपको एडिक्शन एंड उन्हीं स्टूडेंट्स की वर्बेटम उनकी इंटरव्यूज आपको मिलेंगे। तो वो खुद विक्टिम जो है उन्होंने इंटरव्यूज दिए। आप उस चैनल पे जाके देखेंगे, आपको बहुत मटेरियल मिलेगा। मैंने उन पे बहुत वीडियोस बनाई।
और फिर मजे की बात ये कि उस पूरी यूनिवर्सिटी जो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी, और जब वो अपना रिसर्च टॉपिक रखते थे तो साइकोलॉजी का रखते थे। उन्हें इतना मजा आता था, एडिक्शन पे रखते थे। उनको इतनी अवेयरनेस हो गई कि उन्होंने जाके अपनी फैमिलीज में, अपने मोहल्ले में, अपने, मैंने वहां पर ड्यूटी लगाई थी 3000 स्टूडेंट्स की कि हर स्टूडेंट कम से कम 100 काउंसलिंग करेगा। मुझे सुन रहे हैं? मुझे लग रहा है कि मैं खुद ही बोल रही हूँ। जी जी मैम, सुन रहे हैं हम। यस मैम, सुन बोरिंग, रहे हैं। बोर कर रही हूँ मैं? नहीं, नो बिल्कुल मैम। नहीं। चले, बस इंटरेस्टिंग मैं, है। एक्चुअली मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बेस पे बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यही इसी तरह से ही प्रिवेंशन से स्कूल बेस्ड सब्सटेंस प्रिवेंशन प्रोग्राम हम बना सकते हैं, स्कूल्स पॉलिसीज बना सकते हैं, 0 क्रेडिट आवर कोर्स उनको ऑफर कर सकते हैं, और फिर हम जाके वर्कशॉप सेमिनार्स कर सकते हैं, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम। एनएफ ये काम करता है, मगर एनएफ साल में एक दफा आके वहाँ पे इस तरह से करता है, लेकिन बहरहाल एक कोर्स जरूर होना चाहिए। और स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन में उनका एटीट्यूड शेप करना चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए, और हर स्टूडेंट को एक असाइनमेंट जरूर देनी चाहिए कि वो एडिक्शन प्रिवेंशन पर या एडिक्शन के हार्म इफेक्ट पर एक असाइनमेंट जरूर बनाए, और उससे खुद उनमें इतनी अवेयरनेस आएगी, और वो बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब वो 0 क्रेडिट नहीं होनी चाहिए ताकि वो इंटरेस्ट लें। अच्छा, सोशल रोल जो है ना, टीच द एप्रोप्रिएट सोशल प्रो सोशल रोल। प्रो सोशल रोल का मतलब ये कि आप उनको हेड बना दें, कि आपने, जो मैंने किया डेफिनेटली, कि मैंने कहा कि आपने 100 लोगों को काउंसिल करना है, और इस तरह से एक प्रो सोशल एक रोल उनको मिला, और पॉजिटिव बिहेवियर उनका इस तरह से जनरेट हुआ। ये लिंक है मेरी, मैं इसको, मेरा ख्याल है मुझे वीडियो नहीं चलानी चाहिए, आप इसको कुछ जाके देख लीजिएगा, इससे टाइम वेस्ट होगा। वैसे 5-5 मिनट की है। यहाँ पर भी मैंने यूथ को एक प्रो सोशल रोल के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट दिया था कि आप अपने वेस्ट, जितने भी नए कपड़े होते हैं जो फेंक देते हैं, आप किसी को दे दें। तो उन्होंने एक वॉल ऑफ द काइंडनेस के नाम से पूरे कराची में इनफैक्ट उन्होंने बनाई। पहले उन्होंने एक वॉल साफ की और उस पर अपने कपड़े उन्होंने रख दिए, विंटर के और फला और जूते। तो वहां पे वो लोग जो मांग नहीं सकते थे, वो खुद उठा के ले जाते थे। वो स्टूडेंट के लिए था, क्योंकि स्टूडेंट की एक सेल्फ एस्टीम होती है। एक अच्छे अमीर फैमिली का स्टूडेंट अब गरीब स्टूडेंट को जब कपड़े देता है अपने 2-3 दफा यूज किए हुए, तो वो उसकी सेल्फ एस्टीम लो होती है। बट वो उसको कहता था कि उस वॉल पे कपड़े हैं, आए चले देखें, और अपने कपड़े वो उनको इनडायरेक्टली देते थे। तो ये बड़ा कल्चर बना था पूरे कराची में, वॉल ऑफ स्ट्रीट के नाम से, ये वॉल ऑफ द काइंडनेस के नाम से, सॉरी। तो वॉल ऑफ द काइंडनेस का कल्चर भी मैंने ही यहाँ पे चला किया था। अच्छा, ये मेरा रिसर्च पेपर है। आप में से जितने लोगों को भी इंटरेस्ट है एकेडमिक स्ट्रेस से रिलेटेड एंड कॉपिंग मैकेनिज्म, तो ये मैं पेपर आपको भेज दूंगी, मेल कर दूंगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये पब्लिश हुआ था, और यस मैम, श्योर। हाँ सर, थैंक यू। तो इसमें ये जो था कि इस 78% जो है ना साइकोलॉजिकल फंक्शन, excuse me, हाँ 78% एंड साइकोलॉजिकली फंक्शन 88% आउट ऑफ द 100 स्टूडेंट। तो ये पूरा एक पेपर है, मैंने इसमें ज्यादा डिटेल नहीं लिखी, लेकिन बहरहाल इनके बिहेवियर में 72, कॉग्निटिवली 78 एंड साइकोलॉजिकली 88% स्टूडेंट एकेडमिक स्ट्रेस की वजह से डिस्टर्ब होते हैं, एंड दे डेफिनेटली गो टू प्रोक्रास्टिनेट द थिंग्स, डिले करते जाते हैं। तो एटीट्यूड पे मैंने बहुत काम किया। एटीट्यूड आपके हैबिट्स को बनाता है, आपके बिहेवियर को बनाता है, और प्रिवेंटिव टास्क इन अ स्कूल डेफिनेटली प्राइमरी टास्क है, और एजुकेशन में इसको हमें प्रॉब्लम ओके। स्कूल डू नॉट हैव द पावर टू कंट्रोल द यूज ऑफ अल्कोहल, ये मैं भी कहती हूँ। आपको स्कूल कभी भी मना नहीं कर सकता, स्कूल की पॉलिसीज ही नहीं होती हैं, स्कूल में सिर्फ एजुकेशन दी जाती है, वो आपको इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, स्कूल के अंदर, स्कूल या कॉलेजेस जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, शेयर द वैल्यूज दैट इन्फ्लुएंस द हेल्थ, वो वैल्यूज बना देता है आपके अंदर वो सोच, वो नॉलेज और वो एटीट्यूड बना देता है कि आप खुद एडिक्शन की तरफ नहीं जाते। तो बेसिक चीज, बहुत प्राइमरी चीज है एजुकेशन सेटअप की, कि वो आपका एटीट्यूड एंड वैल्यूज बनाता है। So the key element in effective intervention in school is school match। ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, मैं चाह रही हूँ कि हम
जल्दी से इसको खत्म करके हम जर्नल डिस्कशन पे आए। तो स्टूडेंट्स की एज के हिसाब से स्पेसिफिक एज रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल्स और करिकुलम, मुख्तलिफ टीचिंग स्किल्स, ये क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब सब्सटेंस यूज प्रिवेंशन, मैसेजेस, प्रोग्रामिंग, ये सब उनकी एज के हिसाब से इम्प्लीमेंटिंग प्लान होना चाहिए। स्कूल में किस किस्म की एजुकेशन सेटअप होना चाहिए, कॉलेज में किस किस्म का होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में किस किस्म का, इवन के प्राइमरी लेवल पे, इवन के प्ले ग्रुप लेवल पे भी। तो इसको मैं स्किप कर देती क्योंकि बहुत डिटेल में, बहरहाल 6 से 10 साल के जो बच्चे हैं वो बहुत स्टार्टिंग इमोशनल एक्सप्रेस करना उनको सिखा दिया जाए। अगर उन्हें इमोशनल कंट्रोल एंड एक्सप्रेस करना, प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा दिया जाए, तो यहाँ से वो प्रॉब्लम को हैंडल करना सीखते हैं। 11 से 15 साल के बच्चे बहुत चैलेंजिंग होते हैं, बल्कि चैलेंजिंग कम होते हैं और डिमांडिंग ज्यादा होते हैं। तो ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, यहाँ पे इनको रोल डिफाइन करना एंड प्रो सोशल स्किल। इस एज में 11 से 15 साल की उम्र में बच्चों को किसी भी वेलफेयर काम में लगा देना चाहिए। उनके जिम्मे ऐसी ड्यूटी लगा देनी चाहिए कि वो किस तरह से दूसरों को गाइड करेंगे। ये बहुत एनर्जेटिक एज होती है। सो दिस इज द वे के यू कैन रीड इट एंड की प्रिंसिपल यही है। अगर मैं ओवरऑल इसको कंक्लूड करूं कि स्किल बेसिकली, अगर कोई ये कहता है कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती, तो हम सिर्फ ये देखते हैं ना कि उसके हाथ पांव, उसकी आई हेड कोऑर्डिनेशन सब ठीक है, तो फिर वो ये स्किल क्यों नहीं सीखता, क्यों नहीं सीख सकता? इसका ताल्लुक एजुकेशन से नहीं है, इसका ताल्लुक मसल से नहीं है, कोई ऐसे हाई फाई एजुकेट होना या किसी डिग्री से नहीं है। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म की इमोशनल कंट्रोल एंड डिफरेंट सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ एफिकेसी, असर्टिव स्किल्स, ये सभी स्किल्स हैं, ये सीखी जा सकती हैं। इसका ताल्लुक किसी एजुकेशन और किसी एज से नहीं है। इवन कि हम ऐसे पेरेंट्स को भी ये सब सिखा सकते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है, कि वो अपने बच्चों को कैसे हैंडल करें। तो ये इन चीजों को स्ट्रेंथन करना है, एटीट्यूड, टीचर्स को सिखाना, टीचर्स की फ्रिक्वेंटली ट्रेनिंग होनी चाहिए इन सारी चीजों में। तो मेरा ख्याल है टीचर है यहाँ पर, सॉरी आई एम आस्किंग, एनीवन हैव एन एक्सपीरियंस विद टीचिंग? हेलो हेलो। जी जी, मैं हूँ मिस। सो एवरीवन इज अ म्यूट, सो मुझे लगता है एकदम से कि मैं अकेले खुद ही बोल रही हूँ। तो प्लीज अब थोड़ी थोड़ी देर में मुझे नॉक करते रहिए। हाँ, यू आर टीचर? जी जी, मैं हूँ SNA, स्पेशल नीड असिस्टेंट हूँ मैं, एक इंटरनेशनल स्कूल है वहाँ पे। सो आप एग्री करते हैं मेरे साथ जो मैंने बातें की? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ मैं आपसे। थैंक यू फॉर सपोर्ट। सो सॉरी मैम, लेट्स गेट ट्रेन। हाँ यस। मैम जैसे आपने कहा कि यहाँ पे टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे होता है जो एक वो जो डिब्बी होती है जिस वो जो स्मोकिंग के लिए ये होता है जिसमें सिगरेट्स वगैरह होते हैं, उस पे लिखा भी होता है क्लियरली। तो आई थिंक फिर इस तरह ये है कि हम लोग को ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि हम लोग ट्रेन कर सकें